Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about throttling process. So आज हम डिस्कस करेंगे throttling process के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Throttling process. Throttling process takes place when steam is allowed to pass through a restricted opening or orifice. यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस तब बनती है जब हम स्टीम यानी कि भाप को रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग एंड ओरिफिस यानी कि एक छोटा सा छिद्र में से अगर हम स्टीम को पास करेंगे तभी थ्रोटलिंग प्रोसेस बनती है. As the steam expands from high pressure to low pressure, no work is done and no heat is supplied. यानी कि जब भी थ्रोटलिंग प्रोसेस होगी तभी स्टीम जो है वो एक्सपांड होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एंड तभी कुछ भी वर्क नहीं होगा और नो हीट सप्लाइड यानी कि उष्मा भी यहाँ पे सप्लाइड नहीं होगी. तो सिंपल क्या होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान स्टीम जो है वो एक्सपांड होगी हाई प्रेशर में से लो प्रेशर में. So over here you can see in this image, तो यहाँ पे हाई प्रेशर फ्लूइड सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे वो बन गया लो प्रेशर फ्लूइड क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओरिफिस है यानी कि यहाँ जो एरिया है यानी कि वन टाइप ऑफ हॉल है जिसको हम बोलेंगे ओरिफिस यानी कि हाई प्रेशर में से कन्वर्ट हो गया लो प्रेशर में. The enthalpy of steam remains constant before and after the expansion of steam. यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्टीम एक्सपांड होता है. तो यहाँ पे जब भी स्टीम एक्सपांशन होगा बिफोर एंड आफ्टर एट दैट टाइम व्हाट हैपन, उसका जो एंथैल्पी होगा वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. Consider 1 kg of steam being throttled through narrow opening from initial state 1 to final state 2. यानी कि सपोज हमने एग्जाम्पल के तौर पे 1 kg ऑफ स्टीम लिया है, अगर हम उसको थ्रोटल करेंगे यानी कि एक नैरो ओपनिंग जो स्पेसेज है जिसको हम बोलते हैं ओरिफिस, उसमें से अगर हम पास करेंगे कब, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, यानी कि पास करने का जो पहले का स्टेट है उसको इनिशियल स्टेट 1 बोलेंगे और ओरिफिस में से पास हो जाएगा उसके बाद का जो स्टेट होगा उसको बोलेंगे फाइनल स्टेट 2. सो ओवर हियर यू कैन सी ये हमारा स्टेट 1 है यानी कि ओरिफिस के पहले का जहाँ पे हाई प्रेशर फ्लूइड है, और ये जो है फाइनल स्टेट 2 यानी कि ओरिफिस में से वो पास हो जाएगा उसके बाद का जो स्टेट है लो प्रेशर फ्लूइड वाला जिसको हम फाइनल स्टेट 2 कहेंगे. Applying steady flow equation between section 1 and 2 we get. So यहाँ पे हम steady flow energy equation अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास दो सेक्शन थे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 क्योंकि हमने जो ओरिफिस की बात किया था सो ओरिफिस के पहले वाला यानी कि इनिशियल स्टेट एंड ओरिफिस के बाद वाला यानी कि वो हमारा फाइनल स्टेट था. सो यहाँ पे जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो इस तरह से लिखा जाता है, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ1 प्लस Q1 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ1 प्लस W1 2. सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है वो हमारा H1 यानी कि हमारा एंथैल्पी होगा, ये जो है V1 स्क्वायर बाई 2 वो हमारा काइनेटिक एनर्जी हुआ और ZZ1 जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और ये जो है Q यानी कि हीट हम सप्लाई करेंगे एंड W यानी कि यहाँ पे जो हमें वर्क मिलता है उसके बारे में बात की जाती है, राइट. तो ये जो इक्वेशन है उसको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहा जाता है. तो उसमें एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया है. सो यहाँ पे सेम फिगर है.
सो डेटम लेवल इज सेम Z1 इज इक्वल टू Z2। सो यहाँ पे उनका जो लेवल है वो सेम है, इसीलिए यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू Z2, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि वो एनर्जी कंटेन इनटू द सिस्टम ड्यू टू इट्स एलिवेशन और पोजीशन, यानी कि वो जनरली उसका हाइट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, Z1 इज इक्वल टू Z2। Velocities v1 and v2 are small, so kinetic energy v1 square by 2 and v2 square by 2 are negligible। so यहाँ पे कहा गया है कि जो velocities जो है वो v1 and v2 कैसा है, बहुत कम है, स्मॉल है, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यहाँ पे निग्लेजिबल यानी कि बहुत थोड़ा है। also Q12 is equal to 0, यानी कि यहाँ पे हीट जो है वो 0 है, एंड W12 वो भी 0 है, राइट, क्योंकि हमने जो भी कहा था कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्टीम का एक्सपांसन होता है, लाइक तभी हीट भी नहीं ट्रांसफर होती और हमें वर्क भी नहीं मिलता। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, H1 इज इक्वल टू H2, यानी कि हमारा जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसके ऊपर हमने जो भी यहाँ पे वैल्यू हमने देखा वो क्या होगा, जीरो है या निग्लिजिबल है। सो ओवर हियर वी कैन राइट H1 इज इक्वल टू H2, यानी कि H क्या है जिसको हम एंथैल्पी बोलेंगे, और एंथैल्पी का इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। U यानी कि इंटरनल एनर्जी एंड PV जिसे हम बोलेंगे फ्लो वर्क। Hence in a throttling process enthalpy remains constant, यानी कि जो H1 is equal to HT H1 is equal to H2 आया, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है उसमें एंथैल्पी क्या रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ द H1 is equal to H2 from we will get over here from the equation of steady flow energy equation. In a throttling process, the steam after throttling may become superheated even if it is wet before throttling। यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस जब भी होगा तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्टीम आफ्टर थ्रोटलिंग, यानी कि थ्रोटलिंग होने के बाद का जो हमें स्टीम मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, सुपर हीटेड, राइट, इवन इफ इट इज वेट बिफोर थ्रोटलिंग, यानी कि स्टीम थ्रोटलिंग के पहले का अगर वेट है यानी कि गीला है, फिर भी अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा तो उसके बाद हमें जो स्टीम मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा। एग्जाम्पल, in refrigerators a capillary tubes act as a restriction to the flow of refrigerant, यानी कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है तो उसमें कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल होता है। सो बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर में जो VCR यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है तो उसमें एक कंपोनेंट रहता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि वो बहुत छोटा उसका डाया होता है, डायामीटर होता है, जिसकी वजह से उसमें से जो रेफ्रिजरेंट पास होता है तो वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करता है। एज द रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू द नैरो ट्यूब, यानी कि कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है, नैरो ट्यूब होती है, अगर उसमें से रेफ्रिजरेंट अगर पास होगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर ड्रॉप्स हो जाएगा, राइट, विच इज ऑल्सो अ थ्रोटलिंग प्रोसेस, यानी कि प्रेशर ड्रॉप होगा इसीलिए उसको थ्रोटलिंग प्रोसेस कहा जाता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.